जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रेम सागर आप सभी का पुनः एक बार फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, जो हम मैथ चालीसा लेकर चल रहे हैं इसमें इसको आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट कर रहे हो। प्यारे दोस्त, इसी तरीके से अपने प्यार भरोसे और सपोर्ट को बनाए रखिएगा। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व करना सिखा देंगे, है ना, जिससे आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं और बहुत शानदार तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा प्यारे दोस्त, कह रहा है कि सिक्के पर आधारित प्रश्न है ना, रुपये जो आता है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि एक थैली में रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। कह रहा है यदि इस थैली में कुल रुपया 210 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए आपको हम बताते हैं। बहुत प्यारा सा तरीका है। देखो, एक तरफ आप क्या लिख लीजिएगा, सिक्का, है ना, एक तरफ लिख लीजिए सिक्का, किस किस के सिक्के हैं, और उसके बाद एक जगह लिख लीजिए आप अनुपात। सिक्का लिख लीजिए, अनुपात लिख लीजिए, और इनका जो है रुपया, है ना, कितना रुपए वो बनेंगे। तो पहले देखिए कौन कौन से रुपए हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। तो हमने लिख दिया 1 रुपया, है ना, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और उसके बाद कह रहा है 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, 25 पैसे का सिक्का है। किस रेशियो में है, 5:6 और किस रेशियो में है, 8 के रेशियो में है। टोटल रुपया जो उसने दिया है कितना, टोटल रुपया जो उसने दिया है 210 सिक्के दिया है। मतलब टोटल सिक्का जो दिया है उसने कहा है कि 210 सिक्के हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ये सभी रुपए जो है कितने कितने सिक्के किसके थे। तो देखिए आपको सवाल लगाने से पहले एक चीज़ बता दे प्यारे दोस्त कि 1 रुपया जो होता है क्या होता है, 1 रुपया का मतलब होता है बराबर 100 पैसे। ठीक है, कितना होता है, 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसा, है ना, और 50 पैसे का मतलब कितना होता है, 1/2, है ना, 1/2 रुपया। अब 25 पैसे का मतलब तो आप कहोगे सर 1/4 रुपया। ठीक है, चलिए आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गया होगा कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए अगर 1 रुपया है, 1 रुपया आपको है, 1 रुपये का, अगर 1 रुपये के 5 सिक्के आपके पास हैं, 1 रुपया के 5 सिक्के आपके पास हैं, तो आपको कितना रुपया हो जाएगा, कहोगे 5 रुपया हो गया, है ना, 5 रुपया हो गया। अगर 25 पैसे का आपके पास 6 सिक्का है तो कितना रुपया है आपके पास, कितना हो गया, 6 पंजे 30, 300 होगा ना, 300 पैसा, मतलब 300 पैसे का मतलब 3 रुपया। अब उसके बाद 25 सिक्का है और 8 हैं, तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200, है ना। आप ऐसे लिखोगे 25 अट्ठे कितना लिखोगे, 200 लिखोगे, 200 पैसा, 200 पैसे का मतलब कितना हो गया, 1 रुपया में कितना पैसा, 100, तो इसको आप कट कर दोगे, मतलब आ गया 2। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे रुपया देखो कितना लिखा है, 5 3 8 2 कितना हो जाएगा, 10। ये 10 रुपया जो है बराबर किसके है, 2110 रुपया के बराबर है। अब इसको कट करेंगे तो 1 का मान कितना आ गया, 21। अब वो पूछ रहा है कि 1 रुपया के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 25 रुपया के कितने सिक्के थे। तो आपको गुणा कहाँ करना पड़ेगा, उस अनुपात में। अब देखो 1 रुपया का सिक्का जो हो जाएगा वो कितना था, देखिए 5 था ना, तो 5 से जब आप 21 में गुणा करोगे तो 21 पंजे कितना हो जाएगा, 105 रुपया, मतलब 1 रुपया के 105 सिक्के थे। अब 50 पैसे के कितने सिक्के थे, तो आप फिर गुणा करोगे, इस 21 छक्का कितना हो गया, 126। ठीक है, अब 21 अट्ठे आप गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, 168, मतलब क्या हो गया, उसके पास कितने सिक्के थे, 105, 126 और 108 रुपए के, मतलब ये सिक्के थे। ठीक है, तो इसका जो है 105, 126, 168 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है रुपया सिक्कों पर आधारित प्रश्न।
कोई सा भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से आप लगाओगे, बहुत आसानी तरीके से लगा पा जाओगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सिक्का लिख लीजिएगा, अनुपात लिख लीजिएगा और क्या रुपया बन रहा है उसको लिख लीजिएगा। बहुत प्यार से आपको समझा रहे हैं और सब कुछ आपको आसानी तरीके से समझ में भी आता चलेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्या कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब 4 आदमी जो हैं और 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 10 महिलाएं इसे कितना दिन में पूरा करेंगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत प्यारा तरीका है, आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है, 4 आदमी हैं तो हमने लिख दिया। देखो क्या कह रहा है कि 4 आदमी जो है और प्लस कह रहा है 6 महिला, महिला को हम क्या लिख दे रहे हैं, यम लिख दे रहे हैं। मिलकर इसे कितना दिन में कार्य को करेंगी, कह रहा है कि 8 दिन में कार्य को पूरा कर लेती हैं। 4 आदमी 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेती हैं। दूसरा कह रहा है कि 3 आदमी और 7 महिला, क्या कह रहा है, 3 आदमी और 7 महिला मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर रही हैं, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 महिला जो है इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देंगी, है ना। 10 महिला जो है इसे कितना दिन में पूरा कर देंगी। बस आपको एक बार समझने में फेर है, अगर आप एक बार समझ गए तो क्वेश्चन को आसानी तरीके से हल कर ले जाओगे। देखो कह रहा है कि 4 आदमी 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी और 7 महिला मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 10 महिलाएं उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगी। बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो इन दोनों को आप क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, अंदर गुणा कर दो। 8 चौके कितना हो गया, 32 आदमी प्लस 8 छंगे 48, क्या हो जाएगा, महिला। अब इसको हमने किया तो 10 तिया कितना हो गया, 30 आदमी और 10 सत्ते 70, क्या हो जाएगा, 70 महिला। यहाँ से हमें रेशियो निकालना है। तो आदमी, अब देखो 32 में से अगर हमने 30 को इधर ला के माइनस किया, आदमी आदमी एक तरफ कर दे रहे हैं, महिला महिला एक तरफ कर दे रहे हैं। तो अगर 32 में से 30 को हमने घटाया तो कितना आ जाएगा, 2 आदमी आ जाएगा। 48, 70 में से अगर हमने 48 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगी महिला। हमें क्या कर देना है, इसे कट कर देना है। तो हमने इसको कट कर दिया। तो 2 एकम 2 और 2 11 कितना हो गया, 22 हो गया। तो महिला आदमी और महिला का जो अनुपात है वो कितना आया, 11:1 में आ गया। सर अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको किसी एक इक्वेशन के बराबर इस इक्वेशन को रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इस पे रख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 3a + 7m × 10 में हम क्या कर दे रहे हैं, इसको बराबर कर दे रहे हैं 10 महिला के। ठीक है, इसको टाइम कितना लग रहा है उसको हम t दे दे रहे हैं। हमने लिखा 3, a का मान यहाँ से हमने देखा कि a का मान कितना है, 11 है। ठीक है, a का मान कितना है, 11 है। प्लस 7 लिखा, m का मान कितना है, 1 है, तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है, × 10 कर दिया और उसके बाद 10, m का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, हमने कितना रख दिया, 1 इंटू कितना कर दिया, t। 10 से हमारा क्या हो गया, 10 कैंसिल हो गया, है ना। 11 तिया कितना हो गया, 33 हो गया, है ना। 11 तिया 33, 33 7 कितना हो गया, 40। अर्थात वो जो 10 महिलाएं थी अगर वो मिलकर कार्य को करती हैं तो कितना दिन में कर देंगी, 40 दिन में वो कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आई बात समझ में। यही आपका इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसमें भी रखोगे तब भी आपका वही राइट आंसर आएगा जो यहाँ पर रखने पे आ रहा था। ठीक है, चाहे यहाँ पे रखोगे चाहे यहाँ पे रखोगे, दोनों का राइट आंसर सेम ही आने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर दे रहे हैं प्यारे दोस्त। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य का, है ना, ए किसी कार्य का 2/5 भाग जो है
12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/5 भाग जो है 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, है ना। तो अगर दोनों लोग मिल जाएंगे ए और बी, तो इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देंगे। तो देखिए 2 लोग हैं, ए जो है कार्य का क्या कर रहा है, एक ए है और दूसरा आपका कौन है, बी। वो कह रहा है कि 2/5 भाग जो है 12 दिन में करता है। देखिए 2/5 भाग जो है कितना दिन में करता है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए 2/5 भाग जो है 12 दिन में कर देता है। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ से इसको हमने कट कर दिया, 2 छंगे 12 और 6 पंजे 30। मतलब ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि 3/5 है ना, 3/4 भाग जो है वो 15 दिन में कर रहा है। तो हमने इसको कट किया, 3 पंजे 15 और 5 चौका 20। ये हो गया इनका क्या है, इसको हमने निकाल लिया। ठीक है, ये है इनका टाइम, ये हमने निकाल लिया टाइम। अब यहाँ पे हम इनका निकालेंगे टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। तो 30 और 20 का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, है ना। 30 और 20 का जो एलसीएम होता है क्या होगा, जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। तो हमने कितना लिख दिया, 60 लिख दिया। अब जो है इसके हम क्या, ये टोटल वर्क हमने निकाल दिया। तो एक दिन का इसका अगर हम कार्य देखते हैं तो 30 दूना 60, मतलब ए जो है एक दिन में कार्य कर रहा है। अब उसी प्रकार बी का निकालते हैं, तो बी से जब हम इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 20 तिहाई 60, मतलब ए के एक दिन का कार्य जो है और बी के एक दिन का कार्य है। वो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 है, और एक दिन के इनका कार्य, एक दिन के बी का कार्य, है ना। तो दोनों के एक एक दिन का कार्य कितना हो गया, 5 हो गया, और टोटल दिन कितना है, टोटल वर्क कितना है, 60। अगर इसको कट कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। अगर वो दोनों मिल के कार्य करेंगे तो 12 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो आपको इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से अभी तक समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए तो अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको प्यारे दोस्त। ठीक है। चलिए, तो अगर आप कहीं से भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं प्यारे दोस्त कि हमें कहीं पर भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है। वैसे आपको दिक्कत परेशानी लायक हम छोड़ेंगे नहीं कि आपको समझाने के बावजूद कुछ भी परेशानी रहेगी। ठीक है। चलिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर वेयर करते रहिएगा। ठीक है। देखिए कह रहा है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस जो है कितने समय के लिए विश्राम करती है। देखिए तो कह रहा है कि विश्राम को अगर छोड़ कर जा रही है तो वो कितना किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, चाल से जा रही है। और अगर रुक रुक के जा रही है तो वो जा रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है। ठीक है। वो कह रहा है कि 1 घंटे में विश्रामों को छोड़कर, है ना, 1 घंटे में बस कितने समय के लिए जो है विश्राम के लिए रुकती है, कितना देर के लिए वो रुक रही है 1 घंटे में। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। देखिए बिना रुके वो कितना जा रही है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और रुक रुक के कितना जा रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। जैसे आप हो, अगर आप बिना रुके सीधा जा रहे हो, मतलब जहां आपको जाना है बिना रुके हुए जा रहे हो, तो आप जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो। कहीं पे रुक रुक के जा रहे हो तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो। तो वही वो पूछ रहा है आपसे कि कितना समय के लिए वो रुक रहा है। ठीक है। तो क्या कीजिए, आप इसको देखिए कि इसकी चाल का जो है डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इसकी चाल का डिफरेंस जो है अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 16। ठीक है। अगर हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 16। 64 में से 48 को हमने माइनस कर दिया, कितना आया, 16। अब ये देखिए जो है ये कितना है, इसका डिफरेंस हमने निकाला, और अगर बिना रुके जाती
तो कितना जाती, तो वो जाती 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और 1 घंटे की बात कर रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया, 60 कर दिया। अब 16 चौके कितना हो गया 64, और 4 से हमने इसको कट कर दिया, कितना आ गया 15 मिनट। मतलब वो कितना देर के लिए रुक रही थी, बस 15 मिनट के लिए बस जो है रुक रही थी। कभी भी अगर दोबारा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों चालों का डिफरेंस लेना है, ऊपर क्या करना है, लिखना है उन दोनों चालों का डिफरेंस, और बटे करके लिखना है कि बिना रुके उनकी चाल। और समय 1 घंटे के लिए है, समय के लिए आप घंटे का यूज करते हो और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उससे आप उनको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और फटाफट क्या करते हैं, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, है ना। चलिए देखिए, फिर अगला क्वेश्चन आ गया कि नाव, है ना, नाव वाला क्वेश्चन है। इसको देखकर बहुत तेज लोग भागते हैं, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना समझने में। देखो, कह रहा है कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मोटर बोट जो है 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए क्या कह रहा है कि मोटर बोट की शांत जल में चाल, हमने आपको बताया था कि मोटर बोट की जो चाल हम मानते हैं, हमने क्या बताया था कि जब भी पानी में कोई वस्तु तैरेगी, है ना, अगर पानी चलेगा तो उसकी चाल हमने कहा था y मान लेना। अगर पानी में कोई वस्तु चल रही है तो उसकी चाल हम कह रहे हैं x मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोटर बोट की शांत जल में, पानी में कोई चीज़ चल रही है, चल रहा है मोटर बोट, तो हमने कहा उसकी चाल आप क्या कर देना, x जो है मान लेना उसे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वो उसने क्या कहा है, धारा के अनुकूल, है ना, धारा के अनुकूल का मतलब है कि धारा के दिशा में, है ना, धारा की दिशा में, है ना। तो हमने क्या कहा, धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया, हमने आपको बताया था कि जिधर पानी जाएगा उधर ही आपकी वस्तु भी उसमें जो तैर रही है वो भी जाएगी। तो एक ही दिशा में जब जा रही है तो हम प्लस कर लेते हैं। हमने धारा की दिशा को क्या बताया था, y माना था। तो अगर धारा की दिशा में ही अगर चाल निकाली जाएगी तो x प्लस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। उसने कहा है कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। देखो, तो 1 घंटा जो है और 20 मिनट जो है ना, 20 मिनट का मतलब कितना हो गया, इसको हम घंटे में परिवर्तित करेंगे क्योंकि सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे घंटे में दिए हुए हैं। तो 20 मिनट का मतलब क्या लिखोगे, 20/7 1/3, है ना। तो 3 एकम 3, 1 4/3, मतलब 4/3 क्या हो गया, घंटा हो गया। और वो कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ना। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है कि धारा के अनुकूल जो 80 किलोमीटर की दूरी जो है वो 1 घंटा 20 मिनट में तय कर रहा है, उसकी चाल क्या रही होगी, है, उसकी चाल हमें पता करना है। तो हमने क्या लिख दिया, चाल बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। हमने कितना दूरी है 80, चाल से जा रहा है, उसे हम क्या करेंगे 4 बटे क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे, है ना। तो इसी को हमने क्या किया, पलट के लिख दिया, ऊपर कर दिया 3 बटे क्या कर दिया 4, 4 से हमने काटा 20, 20 यहाँ कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जो है धारा के अनुकूल दिशा में जा रहा था। तो अगर x + y का मान आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया है धारा के अनुकूल, तो x का मान आपको 45 है। देखो x का मान आपको कितना दिया है, 45 दिया है, और x + y का मान 60 है, तो y का मान कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम x का मान 45 रख दे रहे हैं तो 60 में से आप 45 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने क्या पूछा है, वो कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी, उतनी ही दूरी को धारा के
विपरीत दिशा में तय करने में। कितनी दूरी है? 80 किलोमीटर है। धारा की विपरीत दिशा में x और y है ना, उसमें मोटर बोट की चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और y धारा की गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें क्या करना है? समय निकालना है। तो हम फिर लिखेंगे समय बराबर, हम क्या लिखते हैं? दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमारी कितना है? 80 किलोमीटर क्वेश्चन कह रहा है और वो कह रहा है कि किस चाल से जाएंगे। तो देखो, जब वो कह रहा है प्रतिकूल जाने के लिए, तो हमने आपको बताया था कि एक इधर को जा रहा है, मतलब धारा इधर को जा रही है और धारा के हम विपरीत आ रहे हैं, तो हमारी जो चाल होगी वो घट जाएगी। तो 45 में से हमने 15 को माइनस कर दिया, कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ से हमने क्या कर दिया? इसको कट कर दिया। इसमें हमने क्या किया? अब भाग दे रहे हैं। तो 3 दूना कितना हो गया? 6 और बचा कितना? 2/3। 2/3 को हम क्या करेंगे? अगर मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 घंटा 40 मिनट, है ना। अगर वो धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो 2 घंटा 40 मिनट जो है उसे धारा के विपरीत 80 किलोमीटर जाने में लगेंगे। तो 2 घंटा 40 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी और दिक्कत है, पिछली क्लास इसी वीडियो के नीचे को है लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने बोट एंड स्ट्रीम को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है। तो आपको इतना जो है अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसको भी क्या करते हैं, उनकी भी मरम्मत करने का प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से लगाते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज जो है 1200 रुपया है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। तो देखो, एक फार्मूला सब लोगों को लगभग बचपन से ही रटा रहता है। वो क्या होता है कि साधारण ब्याज, है ना, साधारण ब्याज को हम क्या लिखते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या लिख देते हैं? 100 लिख देते हैं। ये फार्मूला लगभग सबको रटा रहता है ना, कि साधारण ब्याज बराबर SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P क्या है? मूलधन है। उसने कहा है कि 1200 रुपया जो है उसका साधारण ब्याज मिलता है। तो हमने क्या किया? 1200 जो है हमने इसका ब्याज निकाल दिया। हमें यहाँ से पता क्या करना है? हमें पता करना है मूलधन। जिस प्रकार हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में जो है हमें सबसे पहले निकालना होता है कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना होता है, उसी प्रकार इन सभी क्वेश्चनों में हम सबसे पहले फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि हमारा मूलधन क्या रहा होगा। ठीक है। और इसके लिए कह रहा है वो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, दर जो है वो कितना है? 8% है। समय जो है वो कितना वर्ष के लिए कह रहा है? 6 वर्ष के लिए कह रहा है। और बटे क्या हमने कर दिया? 100 कर दिया। अब इसको अगर हम काटना चाह रहे हैं तो 6 एकम 6, 6 दूना 12 हो गया। ठीक है। अब 8 से अगर इसको हम कट कर दे रहे हैं तो 8 एकम 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया। इससे हमने इधर गुणा कर दिया तो 2500 रुपया आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। अब देखिए दूसरा केस जो कह रहा है, अभी आंसर नहीं आया। उसने कहा है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, है ना, जो मूलधन है इसका 3 गुना राशि पर 2 वर्ष के अंत में उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है SI इज इक्वल टू, है ना, साधारण ब्याज निकालना है। तो इस राशि का 3 गुणा, मतलब 2500 गुणे हमने क्या कर दिया? 3 कर दिया। मूलधन गुणे दर, है ना, दर के लिए उसने कितना दिया है? 10% कह रहा है, 10%। और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए कह रहा है। और बटे हम क्या लिख देंगे? 100 लिख देते हैं। बस हमने क्या किया? 00 से हमने 00 को कट कर दिया। देखिए 25 या 75 दूना कितना हो गया? 150 हो गया और 1 0 आ गया आपका। तो 1500 रुपया क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई बात आपको समझ में?
अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि 2 बार इस फार्मूले का हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम इसे कर दे रहे हैं इरेज और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने से पहले हम आपको एक केस बता देते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी निकालना हो, बहुत एक फार्मूला होता है कि ए इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला आप देख लीजिए लेकिन हम फार्मूले से नहीं बताएंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपान 100। ठीक है, आर अपान 100 पावर n करते हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब 3 वर्ष का कह देता है, 4 वर्ष का कह देता है, तो हमें उस संख्या का उतनी बार गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से ना बताकर हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। उसी एक फार्मूले से आप जो है अमाउंट भी निकाल सकते हो, प्रिंसिपल भी निकाल पाओगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल पाओगे और उसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाओगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाओगे और डिफरेंस निकाल पाओगे। तो सिर्फ एक तरीके से हम इतने चीज़ को निकाल पाएंगे, तो उस तरीके को हमें सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम 3 वर्ष के लिए कह रहा है, इसलिए 3 वर्ष का आपको एक बार हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सवाल को आप ओरली कर ले जाओगे, डायरेक्ट देखकर आंसर कर दोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पहले मजबूत होना चाहिए। देखिए, 3 वर्ष की जब भी बात करेगा तो हम ऐसे देखो, हम क्या बना दे रहे हैं, गोला बनाए दे रहे हैं ना। इस गोले को जो है, ये बड़ा काम का गोला है। ठीक है, इनको आप क्या कर लेना, याद कर लेना। ये जो होता है हमारा पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन होता है। ये इसमें क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब बाकी ये जो बचे गोले है ना, देखो ये हो गया मूलधन, ये हमारा इतना क्या होगा जो इस लाइन में आएगा, वो आएगा हमारा मूलधन, है ना। और जब हम इन इतने को ऐड कर लेंगे, देखिए ये इतना नीचे का 3 गोला जो हमारा बचा, ये हमारा आता है डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस होता है। अभी हम बता रहे हैं डिफरेंस। ये 3 गोले जो हमारे नीचे के बचते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं। अगर इन सबको ऐड कर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इन सबको अगर हम ऐड कर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सबको अगर हम ऐड कर ले रहे हैं, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हो जा रहा है। अगर हम इन सबको ऐड कर लेंगे तब हमारा हो जाएगा अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपका हमने क्या बताया, कॉन्सेप्ट बताया। अगर इतना आपने धैर्य धारण करके सुना होगा तो इस क्वेश्चन को आप मात्र 2 से 3 सेकंड में उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं इरेज, इसको कर दे रहे हैं इरेज और आपको अब बता रहे हैं कि कैसे सवाल को आप सॉल्व करोगे, है ना। देखिए, तो देखो ये 3 वर्ष के लिए ही कह रहा है ना, 3 वर्ष के लिए कह रहा है, तो हमने वही तरीका बनाया, आप ऐसे कर लेना। ठीक है, ऐसे आप कर लेना इनको जो आपने सीखा है अभी। ठीक है, इनको आपने कर लिया जो अभी आपने सीखा है। कितना वो कह रहा है, 10% कह रहा है। कितना कह रहा है, 10% कह रहा है। 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10 हो गया। एक हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1 का 10 कितना हो गया, 10। ये भी क्या हो जाएगा, 10। ये भी क्या हो जाएगा, 10। और 10 का फिर 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। और 100 का फिर हम 10 करते हैं तो कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है। हमने आपको क्या बताया था, उसने क्वेश्चन में कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, उसने दिया है 62, कितना दिया है, 62 हाँ 620 रुपये दिया है। कितना दिया है उसने डिफरेंस, 620 रुपये दिया है। और हमने आपको अभी अपने तरीके से क्या बताया कि हमारा यही इतना क्या होता है, डिफरेंस जो होता है हमारा होता है। तो 10 10 20 10 30 और 1 कितना हो गया, 31। उसने डिफरेंस कितना दिया है, अंतर कितना दिया है, 620 दिया है और हमारा डिफरेंस कितना आया है, 31 आया है। तो 31 कितना हो जाएगा, दूना मतलब 20। हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 20 से कर देंगे गुणा। हमने लिखा 2 और उसके बाद 4 बार क्या कर दिया, 0 कर दिया, है ना।
तो हमारा क्या आ गया, 20,000 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखा आपने कितना आसानी तरीके से हल कर लिया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए हमने बताया कि अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चनों को बहुत तेज़ी से सॉल्व कर पाओ, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत होगा तो आप सवालों को बहुत तेज़ से नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना। घर तभी बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत मजबूत बनेगा जब उसकी नींव जो है मजबूत होगी, नहीं तो वैसे बनाओगे उजड़ जाएगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे कि क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको ट्रिक तो बहुत ज़्यादा बताते हैं, है ना, ट्रिक तो बहुत ज़्यादा बताते हैं, लेकिन साथ साथ आपको इसलिए कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आपका अगर कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा तो सवालों को करने में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिए, अब चलते हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, है ना। मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, और जो कि आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो अब मेंसुरेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक बार हम पुनः याद करा दें कि फार्मूला, है ना, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप हीरो हो, है ना। मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि अगर आपको याद है फार्मूला तो आप हीरो हो, नहीं तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, है ना। देखो कह रहा है, हाँ क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात जो है 2:3 है, मतलब 2:3 है। कह रहा है यदि इसका जो है आयतन जो है 12,936 घन सेंटीमीटर है तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फार्मूले की, है ना। तो देखो हम ऐसे लिखते हुए चलेंगे, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए उस कहा है कि आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, आर, रेडियस से डिनोट करते हैं, है ना। तो वो उसने क्या कहा है, त्रिज्या तथा ऊंचाई, ऊंचाई को हम हाइट कहते हैं, है ना। तो ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो उसने दिया है, कितना दिया है, 2/3 दिया है, मतलब 2:3 में दिया है। कह रहा है इसका आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसने कितना दिया है, 12,936 दिया है। वो आपसे पूछ रहा है कि बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, तो बेलन का जो संपूर्ण वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है क्या होता है, 2πr r प्लस एच होता है, ठीक है। 2πr r प्लस एच होता है। ये थोड़े से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें हमें निकालना है, तो इसके संगे हम क्या कर ले रहे हैं, x लगा ले रहे हैं, ठीक है। पाई का मान हमने क्या कहा, 22 आप कर लेना 7, आर स्क्वायर है, आर का मान यहाँ पे 2 है, मतलब 2 दूना कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर कर देना h, h का मान उसने कितना दिया है, 3x दिया है, हमने वैसे लिख लिया, बराबर क्या करना है 12,936, इसे हमें करना है कट। तो अगर 22 है तो ये 11 से संख्या इधर जो दी होगी 100% कटेगी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर ले रहे हैं, कट कर ले रहे हैं। 11 दूना कितना हो गया 22, इसको हमने कट किया तो 11 एकम 11, कितना आ गया 9, फिर हमने लिखा 11 एकम 11, है ना, 11 8 19, है ना, 11 सते 77 और 11 छंगे कितना हो गया 66 हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, किससे, अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, फिर इसको हम जो है 4 से कट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 दूना कितना हो गया 8, 4 नाम 36, 4 चौकम 16, अब वही हमारा 3 और 2 बचा, है ना। तो अगर इसे हम कट कर रहे हैं तो 3 नाम 27 होगा, 3 9 27 और 3 अट्ठे 24, अब ये बचा हमारा 2, 2 से हम इसको फिर कट कर दे रहे हैं, तो 2 चौके 8 और 2 नाम 18। अब इधर हमारा क्या आ गया, x³/7 हो गया, बराबर उधर कितना आ गया 49 हो गया, बटे 1 करेंगे तिरछा गुणा कर दे रहे हैं, है ना। तो x³ का मान कितना हो जाएगा 49 × 7। अब ये देखो, अब
कुछ लोग क्या करेंगे कि 49 गुणे 7 तुरंत कर लेंगे। काहे कर रहे हो? अगर करोगे तो अभी तो हमें x का मान ही निकालना है ना, तो x का मान निकालना है। इधर क्या है? घन है, 3 बार है तो 7 सत्ता 49 होता है ना। आप ऐसे लिखोगे 7 गुणे 7 गुणे क्या करोगे? 7 करोगे और इसका 1 क्या निकालोगे? घन निकालोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा और 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21। मतलब उसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है वो कितना है? 21 सेंटीमीटर है। तो हमें अब यहाँ पे रख के हल कर लेना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने क्या निकाला? 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, आर प्लस क्या कह रहा है? यच कह रहा है। तो 2 गुणे पाई का मान 22 बटा क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। आर, आर का मान कितना है? 14 है। अब आर प्लस यच मतलब इन दोनों को जोड़ना है ना। 21 4 25 10 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब इसी को हल करना है तो देखो 7 दूना कितना हो गया? 14 हो गया। 35 दूना 70, 70 दूना 140 हो गया। हमें क्या करना है? 22 से गुणा करना है ना। हमें क्या करना है? 22 से गुणा। तो 14 दूना कितना हो गया? 28, कैरी कितना आया? 2, 14 दूना 28 2 30, तो 3080 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको इतना जो हमने किया करना आपको भी पड़ेगा, लेकिन क्या करना होगा कि अगर हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके लिए एक ही ऑप्शन बचेगा कि छोड़कर भाग जाना है ना, छोड़कर आप भाग जाओगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। लेकिन अगर आपको उन सभी लोगों से ज़्यादा, उन सभी लोगों से मैक्सिमम स्कोर करना है तो आपको इन सभी सवालों को लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे है ना, मैक्सिमम लोग जो है इस मेंसुरेशन के सवाल को छोड़कर वो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम भी कम रहेगा और लगाना भी ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए अगर उन सभी भीड़ से आपको बाहर निकलना है तो उन क्वेश्चन को भी आपको हिट करना है जिस क्वेश्चन को सभी लोग छोड़कर चले जाएंगे, है ना। तो चलिए इसको हम करते हैं इरेज और अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इतनी मशक्क़त तो आपको करनी पड़ेगी प्यारे दोस्त, क्योंकि अगर नौकरी पाना आसान होता तो आज सब जो है जॉब ही कर रहे होते हैं ना। चलिए, तो कंपटीशन तो हर एक क्षेत्र में है, चाहे आप चाट की दुकान लगाओगे वहाँ भी, या फुल्की की दुकान लगाओगे वहाँ भी कंपटीशन है, और पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ तो कंपटीशन है ये है। हाँ, इसमें जो है सरकारी जॉब में सिर्फ एक बार कंपटीशन है, और ज़िंदगी में अगर उतरोगे तो लाइफ टाइम कंपटीशन ही कंपटीशन रहेगा। तो इसलिए एक बार खुद को लगा लो, हो जाएगा काम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 3:4 है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो अगर आपको शंकु का आयतन और बेलन का आयतन पता होगा तो आप कर ले जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे और क्या होगा, है ना। देखिए शंकु की त्रिज्या मतलब हमने एक को शंकु है और क्या है हमारा? बेलन है। पहले क्या है? बेलन है ना। हमने कर दिया बेलन, तो बेलन का उसने क्या क्या दिया है? बेलन की जो त्रिज्या है हमने उसको, बेलन की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर कर दिया और शंकु की त्रिज्या को हमने क्या कर दिया? कैपिटल आर कर दिया। इनका जो अनुपात उसने दिया है, कह रहा है कि 3:4 मतलब 3/4 है, और उसने कहा है कि इनकी ऊंचाई का अनुपात, तो इसकी ऊंचाई को हम स्मॉल h मान ले रहे हैं और उसकी ऊंचाई को कैपिटल H मान ले रहे हैं। ठीक है, उसका अनुपात जो दिया है 2/3 दिया है, 2:3 दिया है। कह रहा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? शंकु का आयतन होता है πr² h होता है। क्या होता है? πr² h होता है। और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr² h होगा। अब आप पाई से पाई को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। यहाँ आर है, ये किसका है? ये हमारा है बेलन का, और इधर हमने क्या लिखा है? शंकु को लिखा है। तो बेलन के लिए आर कितना है? 3 3 त्रिक का क्या कर दोगे? 9,
और बेलन के लिए एच कितना है 2, तो इसको हमने इधर कर दिया। 1 हमने क्या लिखा 3। आर के लिए इसका कितना मान है 4 है, तो 4 चौकम कितना हो जाएगा 16, इंटू एच के लिए कितना मान है 3, तो हमने इधर लिख दिया 3। 3 से हमारा क्या हो गया 3 हो गया कट, ठीक है। अब ये हो गया 2 8 16 है ना, तो 9 अनुपात जो हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। तो अगर आपको इसका फार्मूला पता होगा तो आप बहुत आसानी तरीके से कर ले जाओगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। समझा दिए हैं, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको जो है समस्या का समाधान हो जाएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। उनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह जो है 1.2 रुपया प्रति अंडे की दर से बेचता है। इससे जो है उसे कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। देखिए 1 रुपया की दर से वो कितने अंडे खरीद रहा है, 144 अंडे खरीद रहा है ना। देखो हमने क्या लिख दिया, रुपया लिख दे रहे हैं, वस्तु हम क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। 1 रुपया के हिसाब से उसने कितना वस्तु खरीदा है, 144 अंडे खरीदा है, ठीक है। तो कितना रुपए में होगा, अगर 1 अंडे का कीमत 1 रुपया है तो 144 अंडे का कीमत कितना हो जाएगा, 144 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। अगर 20 अंडे अब टूट गए तो उसके पास बचे कितना अंडे, 124 अंडे क्या हो जाएंगे, उसके पास बचे हैं। अब ये उसके पास कितना बचे हैं, 124 अंडे बचे हैं, ठीक है। 124 अंडे बचे हैं। बचे हुए अंडों को, ये जो अंडे बचे हैं ना, इसको अब क्या कर रहा है, वो 1.2 रुपये के हिसाब से वो बेच रहा है। कितना, 1.2। अब इसे हम कर देते हैं गुणा, तो 12 चौके 48 के कितना हो गया 8, कैरी कितना आया 4, 12 दूना 24, 4 कितना हो गया 28, कैरी आया 2, 12 एकम 12, 2 कितना हो गया 14। अब अगर हमने पहले वो 124 रुपये में खरीद के लाया था, 148 रुपये में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने रुपए का हुआ, तो अब उसे लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 4.8 रुपये का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ किस पे होगा, हमारे क्रय मूल्य पे होगा। वो खरीद के कितने में लाया था, 144 रुपये में लाया था, तो 144 कर देंगे और बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। लेकिन इसमें उसने क्या कहा है, प्रतिशत का लाभ पूछ रहा है ना। हाँ, तो चलिए यहाँ से हमने क्या किया, 1 0, 0 से हमने क्या कर दिया, 0 को कट कर दिया। अब इसे हम करेंगे तो देखो 12 चौकम 48 और 4 से हमने इसको काटा, तो 4 तियाँ 12 हो गया और 4 छंगे 24, है ना। 12 तियाँ कितना हो गया 36, 10/3 हो गया, है ना। 10/3 हो गया और इसका कितना लिखोगे, 3.333% की क्या हुई है, उसे हानि हुई है कि लाभ है। 144 रुपये में खरीद के लाया था, 148 रुपया 8 पैसे में उसने बेचा है, तो उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितने % का लाभ हुआ है, 3.33% का उसे क्या हो गया है, लाभ हुआ है। अगर रुपए में आपसे पूछता कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो उसे 4.8 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उनको भी क्या करते हैं, अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कर दिए इरेज। अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन आता है तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित मतलब भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, है ना। बेसिक से नहीं करेंगे, बस आप ऐसे समझ लो कि किसी संख्या को जो है 195 से भाग दिया जा रहा था तो 47 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो जो आपका शेष बच रहा है ना, देखो जो आपका शेष बच रहा हो उसी संख्या को जिस संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है, डायरेक्ट शेषफल को ही हम क्या कर देते हैं,
भाग दे देते हैं। तो 15 से हम क्या कर दे रहे हैं, इसी शेषफल को ही क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 15 तिया कितना होगा 45, शेषफल कितना बचेगा आपका 2, कितना हो जाएगा, शेष 2 हो जाएगा और यही 2 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अगर दोबारा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसे हम बेसिक से नहीं सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है कि जो शेषफल आ रहा हो उस शेषफल को ही हम उस संख्या से उठा के भाग कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी ना। चलिए अब दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक मतलब से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो इसको करने का 2 तरीका है, एक ऑप्शन मेथड है, आप अगर ऑप्शन से ट्राई करना चाहते हो तो 3 शेष बचे मतलब जो ऑप्शन है उसमें ऑलरेडी 3 जो है ऐड करके दिया है। सब ऑप्शन में से आप 3 को माइनस कर लेना और जो है 6, 9, 12 सबसे चेक कर लेना, जिससे जो ऑप्शन कटेगा वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको थोड़ा उससे बता दे रहे हैं कि सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी हमें संख्या लेनी है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे जितने अंकों की उतनी बार हमें क्या लिखना होता है, 9 लिखना होता है। अब ये कह रहा है कि 6, 9, 12 से क्या होगा, 6, 9 और 12 से पूर्णतया विभक्त होगी, है ना, विभक्त करने पर 3 शेष बचेगा, वो अभी हमें देखना है। तो 6, 9, 12 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 6, 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 36 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसको 36 से भाग कर देना है। तो 36 तिया 108, 36 दूना कितना हो गया, 72 हो गया। अब हमने इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये आया 7, उसके बाद ये आया 7, ये गया। 36 को हमें कितना करना है, 279 में भाग देना है ना। अगर हम 40 मान ले रहे हैं तो 4 छंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 240। 7 बार ये हमारा 7 त्रिक 21, 7 बार जाएगा तो 7 छंगे 42 के कितना हो गया, 2 हो गया। 7 छंगे 42 हो गया और कैरी कितना है 4, 7 त्रिक 21, 4 कितना हो गया, 25 हो गया। 9 में से हमने 2 को माइनस किया, कितना आ गया 7, और 7 में से 5 को हमने माइनस किया, कितना आ गया 2। तो हमें क्या करना है, अब हमें एक स्टेप सिर्फ ध्यान में रखना होता है कि जो हमारी संख्या हो उसमें से हम क्या कर देते हैं, 27 जो हमारा शेषफल आया हो उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमने 9 में से 7 को माइनस किया, कितना आ गया, 2 आ गया। 9 में से हमने 2 को माइनस किया, 7 आ गया, 972 हमारा ये आंसर है। नहीं, उसने कहा है कि 3 शेष बचे, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस इसमें जो है ऐड कर देना पड़ेगा। तो 975 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप इससे नहीं चाहते हो कि हमें इससे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में से जो कह रहा हो बचे उसको ऑप्शन से आप डायरेक्ट माइनस कीजिए, और जितनी संख्याओं से कह रहा हो अगर आप डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है तो आप उनसे डायरेक्ट भाग करके चेक कर सकते हो। यही 2 मेथड हैं आपके करने के लिए, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप अपना उचित समय बचा सको, आप उससे कर पाओगे। ठीक है, और ऑप्शन से करोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। तो कह रहा है इससे उसके औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसका औसत रन कितना होगा। तो 11 पारी का आपको ऐसे निकालना होगा, अगर आप बेसिक से करोगे तो 11 हो जाए, 11 पारी का औसत कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10वीं पारी का आप करोगे तो लिखोगे 10 माइनस एक्स करोगे, है ना, क्या करोगे 10 माइनस एक्स। तो आप एक्स करके इन सबको बराबर करोगे, किसके, 108 के बराबर करोगे। तो हम जो तरीका बता रहे हैं आप उससे कीजिएगा। अगर वृद्धि होगा तो माइनस कर लीजिएगा, अगर कमी होगा तो प्लस कर लीजिएगा। सिर्फ इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए कह रहा है कि 11, क्या कह रहा है क्वेश्चन,
10 पारियों का औसत जो है कुछ था, हमें नहीं पता है। 11वीं पारी में उसने क्या किया है, 108 रन बनाया है, जिससे क्या हो जा रहा है, 6 रन की वृद्धि हो जा रही है 11वीं पारी में। तो कितना रन बनाया है, 108 रन बनाया है, ठीक है, 108 रन बनाया है। तो 10वीं पारी का वो कितना वृद्धि हो गई, 6 की। तो 10 छंगे, उसी से हमें डायरेक्ट क्या कर देना है, गुणा, 10 छंगे 60 हो गया। इसी को आप वृद्धि कह रहा है, इसलिए हमने माइनस कर दिया। तो कितना आ गया, इसमें से आप माइनस कर देना 48। तो 48 रन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। अगर वो कहता कमी तो हमें ऐड कर देना होता है, अगर वो कह रहा है वृद्धि तो हमें माइनस कर देना होता है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन है और क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन आपसे लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अब इसी प्रक्रिया से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि √2 है ना, घन √3 और उसके बाद कह रहा है 4√4 और 6√6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। उसने क्या कहा है, देखिए उसने कहा है √2 है ना, उसके बाद कह रहा है 3√3, उसके बाद क्या कह रहा है 4√4, उसके बाद उसने दिया है √6। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो कैसे हम निकालते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, इसे लिखेंगे 3 की पावर 1/3, इसे आप क्या लिखोगे 4 की पावर 1/4 और इसे लिखोगे 6 की पावर 1/6 लिखोगे, है ना। अब कुछ नहीं करना, आपको इनका क्या ले लेना है, ऊपर वाले जितने भी पावर है उनका ले लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम मतलब सर कोई ऐसी संख्या जो हो जिससे सभी संख्याएं क्या हो जाए, सभी संख्या उसको कट कर दे। तो 2 3 4 6 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर क्या होगा 12 है ना, सब जगह क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं, 12 से क्या कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 छंगे 12 हो गया। और इसको जब हम काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 की पावर 4 हो गया, 4 तियाँ 12, 4 की पावर 3 हो गया और 6 दूना क्या हो गया 12 हो गया, है ना। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 की पावर 6 है ना, अब 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तियाँ कितना हो गया 81 हो गया। अब 4 की पावर 3, 4 चौके 16 चौके कितना लिखोगे 64 लिखोगे और 6 छाम कितना हो गया 36 हो गया। अब 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया 64। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या इनमें से √2, 3√3, 4√4 और 6√6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 81 जो है सबसे बड़ी संख्या है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3√3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी सर्ड इंडाइसिस का क्वेश्चन है, घातांक करड़ी का क्वेश्चन है, आपको इसमें बड़ा छोटा फाइंड आउट करना हो तो जो ये संख्या दी गई हो उनको आप उनके पावर के रूप में बना दो और उसके बाद सभी संख्याओं का एलसीएम आप निकाल लेना और उसके बाद इस रूप में ले आके उनको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना बात आपको बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आ गई होगी कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा हम कैसे इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए तो अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीद कर ₹15 में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने में छोटा है लेकिन अच्छे लोग क्या कर देते हैं इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। क्या कर रहा है कि वो 10 रुपये में 5 की दर से खरीद के ले आ रहा है और 15 रुपये में 6 की दर से वो बेच दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसे लाभ होगा या हानि होगा, लेकिन परसेंट में। तो हमने एक तरफ लिख दिया रुपया, है ना, एक तरफ हमने लिख दिया रुपया और दूसरी तरफ हमने लिख दिया वस्तु। अगर ऐसे आप लिखोगे तो आप बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। देखिए रुपया 10 रुपये में वो क्या कर रहा है, 5 वस्तु खरीद के ले आ रहा है और उसके बाद कह रहा है 15 रुपया में वो क्या कर रहा है 6 वस्तु को
बेच रहा है। तो अब आप खुद ही बताओ, जब वो 10 रुपए में 5 खरीद के ला रहा है, जब वो 5 वो खरीद के ही लाया है, तो 6 कहाँ से बेचेगा? जितना हम वस्तु खरीद के लाएंगे उतना ही तो बेचेंगे। तो जब वो पहले ही 5 खरीद के लाया था तो 6 कहाँ से बेचेगा? मतलब यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। तो इन दोनों को हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 6 से गुणा कर दें, यहाँ पे 5 से गुणा कर दें, तो जो प्रक्रिया उधर करेंगे वही प्रक्रिया इधर भी करेंगे। तो 10 छंगे कितना हो गया? 60, और 15 पच्चे कितना हो गया? 75। पहले वो 60 रुपये में बेचता था, मतलब 60 रुपये में उसने खरीद के लाया और 75 रुपये में वह बेच दिया। तो उसे क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि? 60 में खरीद के लाया, 75 में बेचा, तो उसे लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 15 रुपये का उसे क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ किस पे हुआ? हमेशा क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य कितना था? 60 था, और परसेंट के लिए आप क्या करोगे? 100 का गुणा कर दोगे। तो 0 से हमने क्या कर दिया? 0 को कट कर दिया। अब 3 पंजे 15, 3 दूना कितना हो गया? 6, 2 पंजे 10, 55 25, 25% का उसे क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। तो इतना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो, बस यहीं पे गलती करते हैं, जितना वस्तु खरीद के लाया है उतनी ही वस्तु को बेचेगा, तो इसलिए वस्तु को हम क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और इसको हम क्या कर दे रहे हैं? इरेज कर दे रहे हैं और ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A/B इज इक्वल टू 7/9 and V/C is equal to 1/5, then find the value of A/V/C का आपको मान ज्ञात करना है। देखो, A/B उसने क्या कहा है? A/B का मान उसने कितना दिया है? 7/9 दिया है। A/B का मान उसने कहा है। B/C का मान कितना है? 1/5 दिया है। वो आपसे कह रहा है कि A/B/C का आप हमें मान बता दीजिए। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, AB का मान उसने कितना दिया है? यहाँ से AB हमें मिला ना, A और रेशियो B का मान उसने कितना दिया है? 9। B/C का मान उसने कितना दिया है? 1/5। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन निकालना हो, कुछ नहीं करना, इनको आप डायरेक्ट गुणा करो। तो 7 एकम कितना हो गया? 7। 9 एकम कितना हो गया? 9। अब इनसे इनको गुणा करा दो, तो 9 पंजे कितना हो गया? 45। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABC का जो रेशियो का मान पूछ रहा है, 7/9/15 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना? आ गई? देखिए, तो अब इतना बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, तो चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर और उनको क्या करते हैं? बहुत अच्छे तरीके से उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जब इतना देर तक समझ लिए हैं तो एक क्वेश्चन और ही कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक धनराशि को ABC और D में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि C का भाग जो है B के भाग से रुपया 2580 मतलब 2580 रुपया अधिक है, तो कह रहा है A तथा D की कुल कितनी राशि है? A तथा D की कुल कितनी राशि है? ABCD में वो किस अनुपात में विभाजित किया गया है? इसको आप देखो, ABCD को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? 3/4, 3/4। उसके बाद 9 कह रहा है 10। देखो, अगर इसे डायरेक्ट आप ऑप्शन को हिट करना चाहते हो तो उसने कहा है कि B/, किसका मान? A/D है ना। A का मान 3 है, D का मान 10 है। जो ऑप्शन 13 से कट जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें वैसे बताना है तो इसलिए हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि C का भाग जो है, C का भाग B के भाग से रुपया 2580 जो है अधिक है। तो रेशियो में देखो आप कितना अधिक है? 5 अधिक है। इस 5 का मान उसने कितना दिया है?
2580 दिया है। कितना दिया है? 2580 दिया है। तो अब एक रेशियो का मान अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 और 0 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 पंजे 80 हो जाएगा, है ना। देखो तो 25 और 16 पंजे 80। हमें क्या निकालना है? ए और डी का कुल रुपया कितना मिला है। तो ए को मिला है 3 और डी को मिला है 10। तो इन रेशियो को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 10 3 कितना हो जाएगा? 13। उससे हमें क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 13 छंगे कितना हो गया? 78 के 8 कैरी कितना आ गया आपका? 7 आ गया। 13 एकम 13 7 20 की कितना हो गया? 0 हो गया। और 13 पंजे 65 और 2 कितना हो गया? 67। तो 6708 रुपया जो है ए और डी को मिला है। तो यही क्या हो गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो ये आज आपके पूरे क्वेश्चन रहे और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने छोटे छोटे तरीकों का इस्तेमाल किया। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलती रहती है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो रोज़ रात 8 बजे आप जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। लव यू, टेक केयर।